हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम अपनी प्रीलिम्स पीवाईक्यू की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज सेशन 6 है। पहले 5 सेशंस हम कवर कर चुके हैं जिनमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक के काफ़ी सेक्शंस कवर हुए हैं। आज इकोनॉमी हैवी सेक्शन है। सो इकोनॉमी के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, किस तरीके से एमसीक्यूज़ को टैकल करना है, कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ देने चाहिए। इन सब टाइप के सवालों से हम डील करेंगे विद एग्जांपल्स फ्रॉम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड मैंने पिछली वीडियो में भी ये बोला था, मैं दोबारा ये रिटरेट करूँगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोविड से रिलेटेड कोई मदद, कोई हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ यहाँ नीचे यूट्यूब पे कमेंट्स में या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है मेरे से, तो मैं करने की कोशिश करूँगा वो। सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ रीच आउट। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। तो पहला क्वेश्चन बनता है एफडीआई पे। तो विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इस सवाल में काफ़ी ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको लगेंगे कि भाई हाँ, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बट क्योंकि मेजर लिखा है तो वी हैव टू चूज बेस्ट ऑफ गिवन ऑप्शंस, बेस्ट ऑफ ऑल। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले पिछली वीडियोस में भी देखे थे। तो लेट्स सी। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। तो कीवर्ड यहाँ पे ये है एसेंशियली, कि भाई सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में या एसेंशियली। अब ये मतलब फिक्स टर्म नहीं है। एसेंशियली का मतलब सारी सिर्फ नहीं होता, एसेंशियली का मतलब होता है अधिकतर लिस्टेड कंपनीज में। यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत संसाधनों किया जाने वाला निवेश है। मूलतः मतलब एट इट्स कोर, बट ज़रूरी नहीं है। तो पॉसिबल है, हाँ। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2020 में करंट अफेयर्स फॉलो किए थे तो आपने देखा था कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में बहुत सारे फॉरेन कंपनीज ने, फॉर इंस्टेंस फेसबुक ने इन्वेस्ट किया था, काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया था, एंड ऑल ऑफ दैट वाज एफडीआई, राइट। तो दिस सीम्स करेक्ट, राइट, दिस सीम्स करेक्ट। सेकेंड, इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ये भी सही लग रहा है। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। तो जो रिलायंस वाला एग्जांपल हम बात कर रहे थे, तो रिलायंस ने ये जो एफडीआई लिया था पिछले साल फेसबुक से एंड काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी से ग्लोबली, तो ये रिलायंस ने बोला था कि हमने लिया है ताकि हम अपने डेट को रिड्यूस कर पाएँ। तो इट इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। एंड फाइनली, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPI जो होते हैं, तो ये लोग जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, विच इज़ GSEC जिसको बोलते हैं, अगर आपने इकोनॉमी किया है तो आपने इस चीज़ का नाम सुना होगा, GSEC एंड T बिल्स। तो इनमें जब इन्वेस्ट करते हैं ये लोग तो FDI होता है। तो ये लास्ट वाला तो हमें पता है कि भाई मतलब कि बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो बाकी ऑप्शन देखिए, तीनों ऑप्शन हमें सही लग रहे थे। नाउ ऑप्शन सी जो है, दैट कैन बी अ कॉम्पोनेंट ऑफ FDI, बट दैट इज नॉट द मेन, दैट इज नॉट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। तो पार्ट है ये मेजर कंपोनेंट नहीं है इसका। तो सी ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हो जाता है। बी पे आते हैं। इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। हाँ, बात सही है अभी भी। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। तो ये भी अगेन ज़रूरी नहीं है। FDI कैन बी इन प्राइवेट कंपनीज एज वेल, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि FDI के मेजर कैरेक्टरिस्टिक सबसे बड़ा ये है कि भाई ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है। इट कैन बी इन अ लिस्टेड कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स आप मार्केट में खरीद सकते हो, वेराज प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनको
लोग इंडिविजुअली पर्सनली ओन करते हैं जिनके शेयर्स मार्केट में नहीं मिलते। तो एफडीआई किसी में भी हो सकती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है इस लॉजिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट माने 2020, राइट। तो विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे ढूंढनी है। तो इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स। तो अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है, अगर आपने बेसिक ये ट्रेड के मैट्रिक्स देखे हैं, तो ये चीज़ आपको पता है कि सही है, क्योंकि इंडिया इम्पोर्ट्स अलॉट मोर दैन इट्स एक्सपोर्ट्स गुड्स। सर्विसेज में उल्टा है, बट ये मर्चेंडाइज की बात हो रही है, तो मर्चेंडाइज गुड्स यहाँ पे हैं, एंड फॉर दैट रीजन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, India's import of iron and steel, chemicals, fertilizers and machinery have decreased in recent years. तो मतलब जब मैं ये पेपर कर रहा था तो मैं इस बारे में श्योर नहीं था, सो इस स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं अभी के लिए, बाद में आते हैं इस पर। थर्ड स्टेटमेंट, India's export of services are more than its import of services. That is also correct. तो जैसा मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते ही मैंने बोला था कि भाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारा ज़्यादा है बट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमारा कम है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। तो मतलब आपको बाकी दोनों स्टेटमेंट के बारे में कुछ पता भी नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही होते ही आपका एक ही ऑप्शन बचता है विच इज़ डी। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही होते ही सिर्फ आपको डी ऑप्शन यहाँ पे बचता है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। सॉरी अबाउट दैट। सो अगर बाकी ऑप्शंस देखें हम, तो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो करेक्ट कि इंडिया सफर्स फ्रॉम अ ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट, एंड क्योंकि अब हमें पता है ऑप्शन डी करेक्ट है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि भाई इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? रेलेवेंट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे से। तो इसीलिए जब आप इकोनॉमी करते हो तो उस टाइम पे अगर आप सॉरी अबाउट दैट, तो इकोनॉमी आप करते हो तो उस पॉइंट पे आप अगर मृणाल से पढ़ रहे हो तो मृणाल पटेल अपनी वीडियोस में ये सारे इकोनॉमिक सर्वे का डेटा दे देते हैं। अदरवाइज आपको इकोनॉमिक सर्वे की एक समरी देख लेना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो 2020 में अगर आपको एक याद हो तो एक न्यूज़ आई थी कि भाई क्रूड ऑयल प्राइसेस आर नेगेटिव, कि भाई लोग पैसा दे रहे थे आपको तेल उठाने के लिए। तो उसके रिलेशन में ये सवाल है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्यों? क्योंकि यूएस में क्रूड ऑयल प्राइसेस इतने कोलैप्स किए थे, तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट, तो ये भी एक और क्वेश्चन था जो मैंने स्किप कर दिया था, मतलब इन द एग्जाम आई स्किप दिस क्वेश्चन, बट अभी देखते हैं कि भाई इसके बारे में हम कैसे कुछ कर सकते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल डेट, सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि भाई नॉन फाइनेंशियल वर्सेस फाइनेंशियल डेट में डिफरेंस क्या होता है। फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, इफ़ यू डू नॉट नो दिस देन यू शुड स्किप। मुझे जब मैंने ये पेपर दिया था तो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, बट मैंने थोड़ी कोशिश की थी कि भाई मैं अंदाज़ा लगाऊं। मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि भाई जो फाइनेंशियल डेट होता है तो वो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड होना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर का क्या मतलब है यहाँ पे कि भैया बैंक्स से रिलेटेड होना चाहिए। बट अगर बैंक्स की बात करो तो भाई हाउसिंग लोन भी आपका बैंक से आता है, क्रेडिट कार्ड भी आपके बैंक देता है, ट्रेजरी बिल सिर्फ आपका सरकार में आता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब इन्हीं ऑप्शंस में नॉन फाइनेंशियल डेट जो होता है उसमें हाउस होल्ड, पर्सनल कंजम्पशन, नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस जो एनबीएफसी भी बोला जाता है जिनको, एंड क्रेडिट टू द गवर्नमेंट आर पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल डेट। कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं कि भाई पर्सनल कंजम्पशन जो आती है,
सो दैट इज़ नॉट फाइनेंशियल। तो पर्सनल कंजम्पशन में हाउस लोन आर पर्सनल कंजम्पशन, क्रेडिट कार्ड जो यूज़ करते हैं पर्सनल कंजम्पशन, ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल डेट अपार्ट फ्रॉम पर्सनल कंजम्पशन। तो ये इसका आंसर हो जाता है डी। मैंने पेपर में स्किप किया था क्योंकि मुझे फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल डेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता था। एंड दिस इज़ हाउ यू डिसाइड कि भाई आपको क्वेश्चन स्किप करना है या नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे चांस लेने की बात नहीं बनती है। मैंने कोशिश करी थी कि भाई मैं कुछ एलिमिनेट कर पाऊँ, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे कुछ बन नहीं रहा था उस पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स। तो IAEA क्या है, जिनको पता है मतलब मैं चाहूँगा कि वो नीचे कमेंट्स में लिख के बाकी सबको भी बताइए, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। बहुत सारी चीज़ों में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। वाइल अदर्स आर नॉट। तो सवाल ये है कि भाई कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं, परमाणु रिएक्टर जो हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के सेफगार्ड्स के अंडर है, बाकी नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं कि इन्होंने पूछा है क्यों ऐसा है। तो पहला ऑप्शन आता है कि सम यूज़ यूरेनियम वाइल अदर्स यूज़ थोरियम। तो क्या अब इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में किस किस को पता है? मतलब अगर पता है तो मैं चाहूँगा कि IAEA के साथ आप इसके बारे में भी नीचे कमेंट्स में लोगों को बताएं। सो इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम है उसमें हमने प्लान किया है कि भाई इवेंचुअली इंडिया यूरेनियम की बजाय थोरियम से काम करेगा। तो अभी के लिए इतना इस पर काम नहीं चल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। IAEA सेफगार्ड और क्या देखें, सम यूज़ इम्पोर्टेड यूरेनियम वाइल अदर यूज़ डोमेस्टिक सप्लाईज। तो दिस सीम्स रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि IAEA जो है ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो यूरेनियम की मूवमेंट को मॉनिटर करती है। तो जहाँ इम्पोर्टेड यूरेनियम यूज़ हो रहा है वहाँ पे इनके सेफगार्ड्स लगते हैं, लगने चाहिए। एंड जहाँ पे हम अपनी डोमेस्टिक सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो भाई वो हम क्यों बताएं किसी और को। तो ये लॉजिक हो सकता है यहाँ पे। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस। तो अगर आपको पता है तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, या मतलब नाम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, बट फॉरेन एंटरप्राइजेस कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में ऑपरेट नहीं करते, देर ऑल रन बाय द गवर्नमेंट। तो ये गलत है। सम आर स्टेट ओन्ड वाइल अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड। तो ये भी गलत हो जाता है इसी तरीके से। तो इस करके हम कर सकते हैं कि भाई सिर्फ बी हमारा ऑप्शन रह जाता है एंड बी ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे। सो नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। सही स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे बताने हैं। तो अगेन ये जो क्वेश्चन था मैंने स्किप किया था पेपर में क्योंकि मुझे ट्रिम्स के बारे में उस टाइम पे नहीं पता था। आई स्किप्ड दिस। बट देखें तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। तो इन्फॉर्मेशन के लिए अगर बात करें तो हाँ ये बात सही है यहाँ पे कि भाई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस आर प्रोहिबिटेड। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटिंग टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये गलत है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नहीं है, ये सिर्फ गुड्स के लिए है। एंड दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये भी सही है। आंसर यहाँ पे आपका सी है। बट क्योंकि मुझे स्टेटमेंट 2 में भी डाउट था, मुझे स्टेटमेंट 3 में भी डाउट था, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 रह गई थी। एंड मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि अगर आप 50% चांस पे आ जाते हो कि मतलब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो, यहाँ पे सिर्फ मैं 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया था तो मैंने चांस नहीं लिया। अगर 50% आप कर सकते हो कि 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए तो आपको चांस लेना चाहिए। बट 33% प्रोबेबिलिटी मेरी बनी थी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ 1 ऑप्शन एलिमिनेट किया था, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को फिर से स्किप कर दिया। करेक्ट आंसर जिन लोगों को चाहिए वो है सी। 57 की बात करते हैं। इफ़ RBI डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग इट वुड नॉट डू। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉट को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि ये गलती यूपीएससी नहीं चाहता कि आप करें कि भाई जो पूछा है उसका जवाब दे रहा। तो करेक्ट आंसर का मतलब है नॉट वाले आंसर आपको बताने हैं। ठीक है,
तो एक्सपेंशन, अब अगर आपने इकोनॉमी किया है तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, दो टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपको याद करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि भाई 2020 में जो कोविड लॉकडाउन के दौरान सरकार ने किया था दैट वाज एक्सपेंशनरी। उसमें क्या किया था कि भाई सरकार ने लोन लेना आसान कर दिया था, कि भाई बैंक्स के लिए एसएलआर को कट किया था, बैंक का रेपो रेट एंड बैंक रेट कट किया था। इससे क्या होता है कि आपको लोन लेने में आसानी होती है, इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आता है, और इससे जो रिसेशन है या जो स्लो डाउन होता है उसको काउंटर एक्ट किया जा सकता है। बट दिस इज़ इन इट सेल्फ नॉट, मतलब सिर्फ इससे काम नहीं चलता, और भी बहुत कुछ करना पड़ता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट द गवर्नमेंट कैन डू। तो अगर ये दोनों चीज़ें एक्सपेंशनरी पॉलिसी में होती हैं और इन्होंने पूछा है कि नहीं कौन सी होती, तो फर्स्ट अगर आपको पता है और थर्ड आपको पता है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा हमारा सिर्फ टू। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट भी पता है कि एसएलआर कट होता है, या आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड भी पता है कि सिर्फ बैंक रेट एंड रेपो रेट कट होता है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट हो गए। क्यों? क्योंकि नॉट डू पूछा है, राइट? तो ये कभी कभार कंफ्यूजिंग हो सकता है कि नॉट डू बताना है आपको, एंड थर्ड सही है, मतलब थर्ड इज पार्ट ऑफ एक्सपेंशन। हमें क्या बताना है? एक्सपेंशन में क्या नहीं होता, एक्सपेंशन में क्या नहीं होता। तो थ्री होता है तो थ्री वाले दो ऑप्शन हट गए, वन एंड टू बचते हैं, वन भी होता है ये भी हट गया, टू आपका ओनली ऑप्शन बचता है। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आपका ये ऑप्शन यहाँ पे है। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या है एसएलआर, एमएसएफ, बैंक रेट, रेपो रेट। आप इकोनॉमी पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ोगे, तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, आपको सारी पता होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन 58 पे आते हैं। अगेन वेरी वेरी डेटा हैवी। तो आप जैसे देख रहे हो कि भाई यहाँ पे इकोनॉमी में बहुत ही एकदम डेटा हैवी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट इस चीज़ का बढ़ गया है, इस चीज़ का कम हो गया है। एंड डेटा हैवी क्वेश्चंस में क्या होता है कि यू नीड टू हैव एन ओवरव्यू, कि आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा था, अदरवाइज आप बिना बात के इसमें तुक्का मारोगे और गलती करोगे। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to Indian economy after the 1991 economic liberalization. Number one, worker productivity increased in urban areas while it decreased in rural areas. तो अगेन क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन थी, बट ये क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया था, मैंने इसमें तिगड़म मारा था, देखते हैं क्या तिगड़म चला था। सो नाउ वर्कर प्रोडक्टिविटी आपकी यहाँ पे इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज्ड इन रूरल एरियाज। तो ये मुझे डाउटफुल लगा कि भाई अगर अर्बन एरियाज में बढ़ रहा है एंड ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में या रूरल एरियाज में कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब डिक्रीज तो शायद हमेशा ना हुआ हो, बट देर माइट हैव बिन ऑल्सो केसेस जहाँ पे इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये 2004-05 से मतलब यहाँ पे आपको ये करना है 1991 से 2004-05 तक देखना है। तो ये कितने 15 साल हैं करीब। तो 15 साल में एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कभी तो बढ़ा भी होगा, ऐसा थोड़ी है कि पूरे टाइम ही गिरता रहा होगा। अगर पूरे टाइम गिरता रहा होता तो शायद कभी सुना होता। तो ये मान के मैंने सोचा कि भाई मतलब शायद ये स्टेटमेंट सही ना हो, बट आई वॉज नॉट श्योर, मैं डाउटफुल रखा इसे। सेकेंड, द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्क फोर्स स्टेडिली इंक्रीज्ड। तो परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज, ये मुझे पता था स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि परसेंटेज शेयर ऑफ अर्बन एरियाज, क्योंकि आप जब इकोनॉमी पढ़ते हो तो आप ये भी पढ़ते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि भाई, सॉरी अबाउट दैट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ये बोलता है कि भाई लोग ज़्यादा हैं, काम नहीं मिल रहा, बट परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज्ड। बट हमें पता है कि भाई 1991 के बाद जो इंडिया की ग्रोथ हुई है दैट हैज़ लार्जली बिन थ्रू अर्बन एरियाज़, की सिटीज़ का ग्रोथ हुआ है, अर्बन सेंटर्स का ग्रोथ हुआ है। तो
तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट गलत होते ही हम ये चीज़ तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अब फर्स्ट स्टेटमेंट का नहीं पता था बट सेकंड स्टेटमेंट हमें पता है, तो अब बच गए हमारे पास सीधा सीधा दो ही ऑप्शन। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वाई मैंने ये क्वेश्चन किया था, क्योंकि सिर्फ इस स्टेटमेंट के बारे में मुझे कुछ पता था कि भाई अर्बन एरियाज़ में ग्रोथ हुआ था इंडिया का 1991 टू 2004-5 में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, उसकी वजह से सिर्फ ये दो बच जाते हैं। तो लेट्स सी अब इनमें क्या है। इन रूरल एरियाज ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड। तो ये मुझे पता था कि भाई ये सही है, और ये ऑप्शन से भी आपको दिख रहा है कि 3 तो सही है ही। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। तो सुनने में ये भी सही लग रहा है कि अगर 2 को हमने माना सही था, तो 2 में हमने बोला कि जो अर्बन एरियाज़ का ग्रोथ था वो बढ़ा, तो जो रूरल एरियाज़ का ग्रोथ रेट था, मतलब चाहे बढ़ना कम ना हुआ हो बट बढ़ने की स्पीड तो कम हुई होगी। तो ये जुगाड़ करके मैंने इसका बी ऑप्शन मार्क किया था, एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। तो इस तरीके से आप मिनिमल इन्फॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन हमेशा याद रखें कि ये चांस की बात थी, 50% चांस पे मैंने इस क्वेश्चन को खेला था, एंड चांस मेरा सही हुआ। इट कुड हैव बीन द अदर वे। डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस में जब तक आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, डो नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट देम। सो दिस इज़ माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं 10 मिनट तक पेपर में देखता रहा था, मुझे नहीं पता चला था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक इन 5-6 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने DCCBs के बारे में इतना जाना था। मुझे पता था कि भाई DCCBs कुछ होते हैं, बट कभी मैंने इसको इतना ध्यान नहीं दिया था कि भाई ये क्या होते हैं, क्या काम होता है इनका। क्यों? क्योंकि मतलब हमेशा फोकस शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पे रहा था या रीजनल रूरल बैंक्स पे रहा था, तो DCCB तक कभी बात पहुंची ही नहीं थी। तो ये तो मतलब 10 मिनट तक तो मैं सवाल को देखता रह सकता भैया क्या हो रहा है। बट क्वेश्चन देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर, DCCBs which is district central cooperative banks deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks and regional rural banks। तो एक सिंपल चीज़ जो आप कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हो वो ये है कि भाई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके लिए एक चीज़ होती है PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के तहत एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा एक शेयर ऑफ लेंडिंग मिलता है, कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को ऑलमोस्ट 40% अपना जो लोन है वो PSL एरियाज़ में देना पड़ता है, और PSL एरियाज़ में इस 40 में से 18% करीब जो है ये एग्रीकल्चर को जाता है। तो ये जब मुझे पता है कि भाई शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इतना पैसा दे रहे हैं, तो शायद मतलब DCCB से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हमारे देश में बहुत बड़े बड़े हैं। एंड DCCB मतलब मुझे डाउट यहाँ पे इसलिए हुआ, मैंने क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया कि भाई मतलब मैंने इस चीज़ का नाम भी इतना ज़्यादा नहीं कभी सुना था, तो अब इसके बारे में डेटा गेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट यू कैन यूज़ दिस कि भैया PSL से अगर देखो तो PSL के हिसाब से आपके जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो हमेशा ज़्यादा क्रेडिट दे पाएंगे। तो इस करते हुए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, एंड ये स्टेटमेंट गलत होता है तो अगेन बोथ और फर्स्ट ओनली हट जाते हैं, टू एंड नीदर हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ DCCB इज टू प्रोवाइड फंड्स टू दी प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटीज़, विच इज़ करेक्ट। तो DCCB का ये मुझे बाद में पता चला, मुझे नहीं पता था पेपर देते वक्त, एंड ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एंड पहले स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको किस तरीके से आप सोच सकते हैं ये अभी बता दिया है, राइट। सो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया, under cyber insurance for individuals, which of the following benefits are generally covered in addition to payment for the loss of funds and other benefits? तो सवाल है कि भाई साइबर इंश्योरेंस के तहत कौन कौन से बेनिफिट्स आपको जनरली मिल जाते हैं। दिस वॉज अगेन एक क्वेश्चन जो मुझे 100% श्योर नहीं था क्या है, बट मैंने तुक्का मारा था, एंड शायद ये मेरा गलत हुआ था, बट लेट्स सी क्या प्रोसेस है। तो कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मैलवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर। तो ये वाली चीज़ जो थी, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था तो लास्ट ईयर काफ़ी सारे मैलवेयर बॉट्स, जैसे एक काफ़ी फेमस जो हुआ था वो था WannaCry। तो WannaCry एंड इस टाइप के जो बॉट्स थे
उनसे अगर आपका कंप्यूटर लॉक हो जाता है तो साइबर इंश्योरेंस आपको पैसा देती है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। द कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूव्ड सो, कि मतलब वही कोई ज़बरदस्ती आया आपके कंप्यूटर को तोड़ के चला गया, एंड अगर आप ये कोर्ट में प्रूव कर पाए कि हाँ भाई इन्होंने ही हमारा कंप्यूटर तोड़ा है, तो आपको उसको साइबर इंश्योरेंस के तहत पैसा मिलेगा। मुझे नहीं पता था, डाउट था मुझे। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर वन सही है तो एक ऑप्शन तो हमारा सीधा सीधा यहाँ एलिमिनेट हो गया, बट क्योंकि टू का डाउट है तो आगे स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। तो दिस सीम्स अगेन कि भाई हाँ होना चाहिए, बट नॉट श्योर। देन 4 की बात करें, द कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स द सूट। तो ये वाली चीज़ जनरली जो होता है, जनरली इट इज़ एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस कि भाई हाँ मतलब अगर कोई और आके आप पे सूट फाइल करता है, या मतलब कोई और नहीं सॉरी, कि भाई आपका अगर कोई लॉस हो जाता है एंड आपने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, कोई और उस पर केस वेस फाइल कर देता है, तो आपको जो कोर्ट में खर्चा लगेगा दैट विल बी आउट ऑफ योर इंश्योरेंस। तो 4 लुक्स ओके। तो 1 और 4 अब अगर देखते हैं तो भाई तीनों में ही आ रहा है, तो हमें 2 और 3 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगेन ये 33% प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने मार्क किया था यहाँ पे। आई थिंक आई मार्क्ड 1 2 3 एंड 4, मैंने डी मार्क किया था यहाँ पे, बट करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो आपका है सी, आई थिंक बी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है आपका वो डी नहीं है, डी मैंने मार्क किया था जो मेरा गलत हो गया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका बी, कि भाई अगर कोई आपका कंप्यूटर तोड़ देता है तो आपको उसका इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं मिलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इकोनॉमी के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज कवर किए एंड कुछ साइबर सिक्योरिटी के भी, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 71 to 80 क्वेश्चंस कवर करेंगे। एंड आई होप यू आर एन्जॉइंग दिस वीडियोज़, या ये इन्फॉर्मेटिव हो रही हैं आपके लिए, या आपको इनसे कुछ मदद मिल रही है। इफ़ सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।